हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल माइंड मैप। सो आज की वीडियो है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के ऊपर। लेबर लॉ का ये टॉपिक है। ऑलराइट, वेट, या एंड इसमें हमने कवर किए हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम सेक्शन 3 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 टू सेक्शन 27। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, इसका इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस इंपॉर्टेंट क्यों है, हम पहले भी बात कर चुके हैं और अच्छे से हम समझ लेते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस अंडर द, किसके अंडर होता है रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन का? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज देख लेना, ये सब एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, एक बहुत बड़ा एक की प्रोसेस है, क्योंकि जो भी ट्रेड यूनियन के रिलेटेड रूल्स होंगे वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही उनको रूल्स फॉलो करने को मिलेंगे और उनके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे उस इस एक्ट के अंडर। तो वो भी रजिस्ट्रेशन के बाद ही पॉसिबल है। दैट ब्रिंग्स सेवरल बेनिफिट्स एंड लीगल रिकॉग्निशन। तो क्या मिलता है रजिस्टर करने के बाद? ट्रेड यूनियन को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि एक्ट से ही रिलेटेड है, एक्ट से ही मिलते हैं। और लीगल रिकॉग्निशन भी मिलती है, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी एक वैल्यू होती है legally be. Let's navigate through the important steps and provisions in an easy to understand manner. Okay, so let's start. First thing is appointment of registrar. ठीक है, अब इसको सेक्शन 3 है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस रूल गिव्स द गवर्नमेंट, क्या इस ये रूल जो है गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी को चूज करे एज ए लीडर, जिसे रजिस्ट्रार बोला जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ अ ट्रेड यूनियन। दे कैन ऑल्सो पिक मोर पीपल, वो एक से ज्यादा लोगों को भी पिक कर सकते हैं, कॉल्ड एडिशनल एंड डिप्यूटी रजिस्ट्रार्स, अगर उनको लगती है, गवर्नमेंट को जरूरत लगती है तो। The registrar's job is really important. They make sure that when a trade union wants to be official, registrar का job है ध्यान रखना कब trade union register कराना चाहता है, कब वो official होना चाहता है, मतलब officially खुद को register करा रहा है, और उसका आगे का पूरा process। ठीक है, it follows all the rules in law. दे वॉच ओवर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गाइड करते हैं ट्रेड यूनियन को, ध्यान रखते हैं। ये देखा जाता है कि कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराने का, एक जेन्युइन ट्रेड यूनियन है या नहीं। ठीक है, मीन मेक श्योर एवरीवन इज डूइंग things the right way according to the law, everything is going right according to the law, rules कोई break नहीं हो रहे हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, रजिस्ट्रार ध्यान रखता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस। द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार इंश्योर्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन, की रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है, पूरी तरीके से प्रॉपरली लीगल तरीके से कंप्लीट हो जाए विद सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, कोई स्टेप मिस ना हो। एंड हेल्प्स इन एनफोर्सिंग द लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4। एनी 7 और मोर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, या तो 7, ठीक है ना, एनी 7 या फिर उससे ज्यादा, मिनिमम 7 बेसिकली। सो मिनिमम 7 या फिर उससे ज्यादा लोग ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इतने ग्रुप में होने ही चाहिए। सब्जेक्ट टू कंडीशंस लाइक हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिशमेंट, तो द मिनिमम नंबर बता ही दिया है आपको। नाउ एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। इफ अ ग्रुप ऑफ 10 फैक्ट्री वर्कर्स डिसाइड टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, अगर 10 फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो ट्रेड यूनियन बनाने में डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक ग्रुप है, हम 10 लोगों का हम ट्रेड यूनियन बनाए, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? यस, दे कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन। और इम्पोर्टेंस, दिस सेक्शन आउटलाइंस द प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस आउटलाइन करता है। ट्रेड यूनियन कैन इनिशिएट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सेक्शन उसको क्लियर करता है कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। फॉस्टरिंग द ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइज लेबर रिप्रेजेंटेशन। द नेक्स्ट, application of registration section 5. Every application for a trade union's registration must be presented in written, ठीक है, in writing to the, sorry not written, writing to the registrar। written में आपकी application जानी चाहिए and include essential यानी important information, जैसे कि names and addresses of members। ठीक है, important information जैसे कि first thing names और address members का, जो भी trade union के अंदर है, यूनियन का नाम, जो भी आप यूनियन का नाम डिसाइड करते हो वो, एंड हेडक्वार्टर्स, जो भी आपका हेडक्वार्टर होगा जहां पे भी, एंड डिटेल्स ऑफ द ऑफिस होल्डर। ठीक है, फोन नंबर। ओके,
सो ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, मेन पॉइंट्स जो आपको मेंशन करने हैं। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं एसेंशियल इन्फॉर्मेशन में जो मेंशन करने हैं, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दीज 4 पॉइंट्स जस्ट। सो सिग्निफिकेंस, दिस सेक्शन एंश्योर्स द रजिस्ट्रार रिसीव्स कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन। इस सेक्शन का सिग्निफिकेंस बस इतना सा है कि रजिस्ट्रार को पूरी पूरी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टू नो अबाउट अ ट्रेड यूनियन बिफोर द रजिस्ट्रेशन और ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो उसको पता चले ताकि वो लीगली सारे मैटर को आगे बढ़ा पाए। Next, Section 6, Provisions in Trade Union Rules. Trade union rules must cover essential aspects like the union's name. अब क्या क्या essential aspects को cover करना है trade union को rule के अंदर under? First is union name, second is union का objective, fund usage, ये wait, okay, now it is fine. Fund usage, member list, conditions for benefits and dissolution. Condition for benefits अलग है, ठीक है, benefits की condition and dissolution process। जैसे कि if a trade union wants to be recognized, its rule must comply with provisions outlined in the section। तो उसके जो rules है वो साथ में चलने चाहिए जो provision है section के अंदर। Now इसकी importance क्या है, वही clear and comprehensive rule। Rules are vital for the proper functioning and recognition and legal standing of a trade union। ट्रेड यूनियन अपने भी रूल्स को अच्छे से जो उनका ऑब्जेक्टिव है सब कुछ है उसको क्लियर करके रखे और जो एक्ट के रूल है उसको भी अच्छे से समझ ले, तो एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। आगे चल के कोई इशू नहीं आता ट्रेड यूनियन को भी कि हमने ये क्या किया, क्यों रजिस्टर किया, उनको भी एक पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और जो रजिस्ट्रार है उसको भी ट्रेड यूनियन के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। Then power to call for particulars, Section 7. The registrar has the authority to request additional information to ensure compliance with Section 5 and 6. If discrepancies are found, the registrar can reject the application unless clarification is provided। इसका मतलब if there is a mismatch, जैसे कोई भी information mismatch है, कोई भी issues आ रहे हैं, ठीक है। अब सेक्शन 5 और 6 में हमने ये चीज कर ली थी ना, पूरा अच्छे से हर चीज बताना, नाम बताना, यूनियन का मेंबर्स बताना, और लाइक वट एवर द वाइटल इंफॉर्मेशन, जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो थी वो दे ली। तो उनमें कुछ भी ऐसा आता है जो मैच नहीं होता है, मिसमैच करता है, कोई भी इश्यूज आते हैं कि ये चीजें गलत है, आपका ये चीज मैच नहीं कर रही है, आप कुछ रॉन्ग बता रहे हो, तो वो चीज के ऊपर ये सेक्शन बना है। तो उस वजह से अगर कुछ भी गलत आता है तो उस वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। If there is a mismatch, example, if there is a mismatch in the information provided, the registrar may seek clarification from the trade union। तो रिजेक्ट करने से पहले भी वो पहले क्लैरिफिकेशन मांगेंगे आपसे कि आप आके अपना ये क्लैरिफाई करके जाइए कि ये चीज क्यों नहीं मैच हो रही है, या फिर आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं सबमिट किया, या फिर ऐसा आपने क्यों लिखा, या फिर ऐसा क्यों है, या ये मिसिंग क्यों है, जो भी मतलब इश्यूज आ रहे हैं उस बेसिस के ऊपर अगर वो चीज क्लियर हो जाती है देन फाइन, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। सो अब इसका इंपॉर्टेंस, दिस सेक्शन एम्पावर्स द रजिस्ट्रार टू वेरीफाई, ठीक है, वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू, द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो जो डॉक्यूमेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है उसका एक्यूरेटली और उसके ऊपर कोई डाउट ना होना, उसका लीगल तरीके से एकदम ठीक होना बहुत जरूरी है। देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेक्शन 8। Now, if the registrar is satisfied that a trade union has complied with all the necessary provisions, अगर registrar satisfy है कि जितने भी पीछे और जो important provisions है trade union ने वो सारे पूरे करे हैं, complete करे हैं, तो वो उसे as a trade union register कर देगा, उसकी एक legal entity बन जाएगी, उसके legal rights उसे मिल जाएंगे under Trade Union Act। Then इसका outcome क्या होगा, result क्या होगा, the registered trade union gains perpetual succession, a common seal, and ability to buy, possess and enter into a contract। ठीक है, उनको एक काफी अच्छे राइट्स मिल जाएंगे जिसमें है, फर्स्ट इज perpetual succession, second is common seal, and the ability to buy, possess and enter into a contract। Registration process, section 8। तो अगर जो रजिस्ट्रार है वो फुली सेटिस्फाई हो जाता है कि उन्होंने सारे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, जो ट्रेड यूनियन है वो सारे प्रोविजंस एकदम क्लियरली उन्होंने अच्छे से वो करे हैं,
पास कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सही दे दी है, सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो गए हैं, तो उस टाइम पे वो उन्हें ही में रजिस्टर द ट्रेड यूनियन, वो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर सकता है और ट्रेड यूनियन को एक लीगल एंटिटी और उनके जो राइट्स है वो अंडर द एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट मिल जाएंगे। तो अब इसका आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, दैट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन गेन्स perpetual succession, common seal, and the ability to buy, possess, and enter into कॉन्ट्रैक्ट। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि जैसे एक कंपनी है, अब उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय कंपनी एस्टैब्लिश होती है, अब एम्प्लॉयज आते हैं जाते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, रिजाइन देके चले जाते हैं, तो कंपनी तो उससे बंद नहीं होती ना, लोगों का आना जाना लगा रहता है, वर्कर्स का भी। तो इसी तरीके से एक ट्रेड यूनियन में भी मेंबर्स बदल सकते हैं, निकल सकते हैं, आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बट इससे ये नहीं हुआ कि ट्रेड यूनियन जिस टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम जो मेंबर्स थे वही मेंबर्स रहे, हो सकता है दूसरे भी आ जाए, बट उनका भी एक प्रोसीजर होता है। देन कॉमन सील एक कॉमन स्टैंप होगी इनकी, जो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो इनकी एक ऑफिशियल स्टैंप होगी। और एज अ ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक जो ट्रेड यूनियन है वो ऑफिस की कोई जगह खरीदना चाहे, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहे, बिहाफ ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स के लिए कुछ भी ऐसा करना चाहती है, तो वो कर सकती है ट्रेड यूनियन। तो उसको ये सारी रिजल्ट्स मतलब ये सारे राइट्स मिल जाएंगे। देन बेनिफिट्स मतलब सॉरी इम्पोर्टेंस, रजिस्ट्रेशन इज अ माइलस्टोन दैट ग्रांट्स लीगल रिकॉग्निशन। ये तो हमें पता ही है कि लीगल रजिस्ट्रेशन के बाद लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा ही मिलेगा ट्रेड यूनियन को। और आपने अभी देखे भी कि क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो बेनिफिट्स भी मिलेंगे, राइट्स भी मिलेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर। द नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9। The registrar issues a registration certificate to a trade union acting as conclusive proof of its registration। जैसे एक participation certificate होता है, ऐसे ही एक registration certificate भी होता है which is a proof कि आप एक trade union बन चुकी हैं, तो वो registrar issue करेगा। Importance, this certificate confirms the legal standing of the trade union, यानी कि वो लीगली एक ट्रेड यूनियन है, उसका एक लीगल रिकॉग्निशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सर्टिफिकेट ही ये चीज बताता है। देन minimum membership requirements section 9A, a registered trade union must maintain a minimum membership to ensure ongoing representation। एक minimum members की जो eligibility criteria वो तो इन्हें पूरा करना पड़ेगा। The minimum membership is defined in this section। इस सेक्शन में यही बता रखा है, जो मिनिमम मेंबरशिप है वो उसने क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। सो बेसिकली फॉर ट्रेड यूनियन ऑफिशियली रजिस्टर्ड एंड रिप्रेजेंट वर्कर, इट मस्ट ऑलवेज हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। दिस मिनिमम इज either 10% of total workforce, या तो 10% है टोटल वर्कफोर्स का, या फिर 100 वर्कर्स, विच एवर इज लेस, जो भी कम हो इनमें से। हाउ एवर देर इज ऑल्सो बेसिक रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 7 मेंबर्स, ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था इसी वीडियो में। सो रिगार्डलेस ऑफ टोटल वर्कफोर्स, तो अगर हम उस वर्कफोर्स को हटा ही दे तो 7 मेंबर्स तो बेसिक चाहिए ही चाहिए ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए। सो द ट्रेड यूनियन नीड्स टू मेंटेन दिस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू कीप इट्स ऑफिशियल स्टेटस। अगर रजिस्टर होने के बाद भी ट्रेड यूनियन को अपना ऑफिशियल स्टेटस रखना है, कि ऐसा ना हो कि ट्रेड यूनियन में अब 2 ही मेंबर्स बचे, रजिस्ट्रेशन करा लिया सब हो गया उसके बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनमें से जो क्राइटेरिया दिया है उनमें से इतना रहना चाहिए ट्रेड यूनियन के पास, तभी वो एक ट्रेड यूनियन रहेगी आगे तक। इफ अ ट्रेड यूनियन फॉल्स बिलो द रिक्वायरमेंट, अगर वो रिक्वायरमेंट मेंबरशिप की जो रिक्वायरमेंट है उसके अलग हो जाती है, मतलब वो पूरी नहीं कर पाती है टाइम पे, तो इट माइट फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू इट्स लीगल स्टेटस। तो उससे वो स्टेटस ले लिया जाएगा ट्रेड यूनियन का, या फिर उसे चैलेंजेस फेस करने तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। Now importance, ensure that trade union maintain, it's very important, ये वर्ड आप ध्यान रखो, ये पूरे सेक्शन का एक वर्ड है मेंटेन। मेंटेन ही करना है ट्रेड यूनियन को आफ्टर रजिस्ट्रेशन, की उनका जो मेंबरशिप है वो मेंटेन रहे। सर्टेन लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी एलिजिबल फॉर अ लीगल बेनिफिट एंड प्रोटेक्शंस। Cancellation of registration section 10, the registrar can cancel trade unions registration under certain conditions। कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, कोई भी ऐसा शक होता है कि रजिस्ट्रार को लगता है कि ये ट्रेड यूनियन इज नॉट गोइंग राइट, ये कुछ लॉस तोड़ रही है, राइट्स कुछ भी इश्यूज क्रिएट कर रही है, तो वो उस टाइम पे उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है, उसके पास ये पावर होती है। सच एज फ्रॉड, नॉन एग्जिस्टेंस, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट, वायलेशन ऑफ रूल्स, ऐसा कुछ भी होता है तो ट्रेड यूनियन
से उसका जो रिकॉग्निशन है वो वापस ले लिया जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाएगी। एग्जाम्पल, इफ अ ट्रेड यूनियन डेलिबरेटली प्रोवाइड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलत इन्फॉर्मेशन देके ट्रेड यूनियन ने खुद को रजिस्टर कराया तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रार कैन कैंसिल देयर रजिस्ट्रेशन। Importance, this section provides mechanism of registrar to take corrective action, यानी कि उसका जो corrective action है कि कोई गलत होता है उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके ऊपर इस सेक्शन में बात की गई है। Then comes appeals, section 11. A trade union can file appeals in high court, labor courts or court of appropriate jurisdiction। ठीक है, कहाँ कहाँ अपील फाइल हो सकती है? फर्स्ट हाई कोर्ट या फिर लेबर कोर्ट या फिर जो भी अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन उनको अकॉर्डिंग टू देयर केस लगता है वहां पे। दे आर अग्रीव बाय अ रिफ्यूजल टू रजिस्टर, अगर कोई भी उन्हें रजिस्टर करने से मना करता है, और अ विड्रॉल ऑफ रजिस्ट्रेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार, अगर किसी भी मतलब उनको परेशान किया जाता है, रजिस्ट्रार नहीं उनको रजिस्टर करता और ऐसा कुछ नहीं होता जो उन्हें रजिस्टर करने से रोके, मतलब कि वो सब कुछ एकदम क्लीन होता है, उनका बैकग्राउंड के डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं, कोई रीजन ही नहीं होता वैलिड कि उनको रजिस्टर ना किया जाए, तो उस सिनारियो में वो केस कर सकते हैं। If a trade union doesn't agree with the decision made by the registrar, ठीक है, अगर जो भी रजिस्ट्रार डिसीजन लेता है, अगर जो ट्रेड यूनियन है वो अग्री नहीं करती है उस डिसीजन से, it has the right to ask for another look at the decision, तो उसको पूरा राइट है कि वो उस डिसीजन को रीथिंक करने का की बात करे कि आप प्लीज आपने जो भी हमारे अगेंस्ट डिसीजन लिया आप उसे रीथिंक कीजिए, बिकॉज हमें नहीं लगता डिसीजन करेक्ट है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइलिंग एन अपील। Essentially, it's a way for trade union to request a review, ठीक है, रिव्यू करना डिसीजन को और रिकंसिडर करना डिसीजन को, होपिंग दैट अ डिफरेंट आउटकम माइट बी रीच्ड आउट। ऑफ कोर्स हम अपील करते हैं तो हम डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते तभी हम अपील करते हैं कोर्ट में। तो इसका सिंपल सा रीजन यही है कि उनको ये लगता है अपील करने से कि जो भी उनके उस पर डिसीजन लिया गया है उनके केस में वो गलत है, और शायद अपील करने से रिकंसिडर करके डिसीजन को रिव्यू करके वो जो डिसीजन लिया गया है वो चेंज हो जाए। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अपील प्रोवाइड्स अ लीगल रिकोर्स फॉर ट्रेड यूनियन टू चैलेंज अनफेवरेबल, अगर कोई गलत डिसीजन रजिस्ट्रार ने लिया है तो उसको चैलेंज कर सकती है, यानी कि रजिस्ट्रार भी ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी चला ले या फिर अपने पास का गलत इस्तेमाल कर ले, रजिस्ट्रार को भी रजिस्ट्रार हैज टू मेक श्योर एवरीथिंग इज गोइंग लाइक इन अ राइट डायरेक्शन, एंड जो भी चीजें हो रही है वो लीगल उसमें हो रही है, एक दायरा उसका एक लीगल लिमिटेशन हो। नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस, सेक्शन 12। All communications and notices to a trade union must be addressed to its registered office. Updating the registrar about any change in the registered office is legal requirement, यानी कि जितनी भी communication notice trade union के जो भी address हो रहे हैं वो registered office में ही जा रहे हैं, जो भी अपडेट होंगे अपडेटिंग, अब रजिस्ट्रार को आपको अपडेट करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा चेंज होता है तो आपको रजिस्ट्रार को अपडेट करना है इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। वो एक लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि लीगली इट इज अ रूल दैट यू हैव टू, अगर कोई भी अपडेट है कोई भी चेंज है तो आपको रजिस्ट्रार को तो अपडेट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? द रजिस्टर्ड ऑफिस सर्व्स एज द ऑफिशियल कम्युनिकेशन हब। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन हब है, एंड मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एसेंशियल फॉर लीगल कॉम्प्लेंस। आगे चल के कुछ भी इशू आता है तो एक रिकॉर्ड होना चाहिए उनके पास भी। Incorporation of Registered Trade Union, Section 13. Every registered trade union is incorporated by the name under which it is registered. ठीक है, तो जो भी ट्रेड यूनियन है, एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन उसका एक नाम होता है, उस नाम से वो रजिस्टर्ड होती है विद प्रीपेचुअल सक्सेशन। वही मैंने आपको बताया था ना, परपेचुअल सक्सेशन नॉट प्रीपेचुअल। परपेचुअल सक्सेशन की ट्रेड यूनियन विल कीप गोइंग, मेंबर्स कैन चेंज बट ट्रेड यूनियन विल कीप गोइंग। और उनकी एक कॉमन सील जो है उनके राइट है, उनकी एक कॉमन स्टैम्प जिस वो पेपर्स पे लगा सकती है जो ये दर्शाएगी कि उनकी अथॉरिटी, वो एक एक लीगली ट्रेड यूनियन है, एंड द पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बिहाफ ऑफ द ट्रेड यूनियन। सो सिग्निफिकेंस क्या है? इनकॉर्पोरेशन ग्रांट्स द ट्रेड यूनियन टू लीगल पर्सनालिटी अलाउइंग इट टू एंगेज इन लीगल एक्टिविटीज। जो भी लीगल एक्टिविटीज है, कोई प्रॉपर्टी ओन करना हुआ, बाय करना हुआ, ऑफिस स्पेस देखना हुआ, कोई डॉक्यूमेंटेशन पे साइल करना हुआ, एज ए ट्रेड यूनियन वो इन सब एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि अब उसकी एक लीगल रिकॉग्निशन है।
तो एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन हो गई वो। Change of name, Section 23. A registered trade union can change its name with the consent, permission of at least two-thirds of मेंबर्स, यानी कि टू थर्ड मेंबर्स की परमिशन से वो अपने नाम को चेंज कर सकती है ट्रेड यूनियन, सब्जेक्ट टू कंडीशंस लेड डाउन इन सेक्शन 25। सेक्शन 25 को हम देखेंगे तो उसमें कुछ कंडीशंस है, उनका भी हमें ध्यान रखना है। अब एग्जांपल है, फॉर ट्रेड यूनियन विशेस टू रीब्रांड और बेटर रिफ्लेक्ट इट्स मिशन, लाइक उसे अब बहुत बेटर नाम मिल रहा है, उसे लग रहा है ये नाम उसे और ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाएगा उस ट्रेड यूनियन को, उनका जो कॉमन एम है उसको, तो वो नाम चेंज कर सकती है, बट उसका भी एक तरीका होगा। आप कोई भी चीज ट्रेड यूनियन बिना लोगों की सहमति के, जो ट्रेड यूनियन के अंदर मेंबर्स हैं उनकी सहमति, उनसे डिस्कस करे बिना नहीं कर सकती है। This section allows flexibility for trade unions to adapt and evolve while ensuring democratic decision in process. Now, amalgamation of trade unions, section 24. Two or more trade unions can join together. दो या दो से ज्यादा ट्रेड यूनियन ज्वाइन हो सकती है साथ में, और वो एक ट्रेड यूनियन यानी कि फॉर्म वन ट्रेड यूनियन, वो एक ट्रेड यूनियन बना सकती है ज्वाइन होके। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस ये देख लो ध्यान से, ये इतना पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, यू हैव टू राइट इट इन एग्जाम। ईदर विद और विदाउट डिसोल्यूशन, यानी कि या तो इनमें से एक अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दे और वो दूसरे की आइडेंटिटी में शामिल हो जाए विद डिसोल्यूशन, और या फिर अपनी आइडेंटिटी ना खत्म करके ज्वाइन कर ले, तो वो विदाउट डिसोल्यूशन हो जाएगा, कि अपनी आइडेंटिटी अपनी रजिस्टर्ड वो चीजें खत्म नहीं कर रहे अपने राइट्स को, जस्ट मिक्सिंग। ठीक है, और या फिर डिवीजन ऑफ फंड्स विद और विदाउट। ठीक है, फंड्स डिवाइड भी करके साथ में जुड़ सकते हैं, पर बिना डिवाइड करे भी साथ में जुड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, if two trade unions with similar goals decide to merge for greater impact, ठीक है, दो ट्रेड यूनियन है उनको मर्ज होने का मन कर रहा है ताकि हम, उनका सेम गोल है तो वो चाहते हैं कि उनकी पावर डबल हो जाए जब वो साथ में आ जाएंगे, तो सो दे कैन डू सो थ्रू अमालगमेशन, तो ये अमालगमेशन के थ्रू पॉसिबल है। Amalgamation allows trade union to consolidate their efforts and resources for more effective, यानी कि more effective representation। अब कोई चीज है जो उन्हें मनवानी है तो वो एक साथ मर्ज होके उस चीज के ऊपर ज्यादा बोलेंगे, तो ऑफकोर्स ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि ज्यादा मेंबर्स आ गए अब। नोटिस ऑफ चेंज और अमालगमेशन, सेक्शन 25 आ गया। अब चेंज बताया था ना, नाम हमने कुछ कंडीशंस बताई थी कि आप नाम चेंज करोगे, तो एक तो टू थर्ड था। सो एक्सप्लेनेशन, एनी चेंज ऑफ नेम और अमालगमेशन, अगर आपको अमालगमेट करना है यानी कि मिक्स करना है ट्रेड यूनियंस को, मर्ज करना है आपस में, या फिर उनका नाम चेंज करना है, तो मस्ट बी नोटिफाइड टू रजिस्ट्रार। तो ये कंडीशंस है, नॉट इवन यू नीड, जस्ट यू ऑल्सो हैव टू आस्क टू द इनसाइड मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, बट स्टिल यू नीड टू अपडेट इट टू द रजिस्ट्रार, उनको इन्फॉर्म करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नीड टू नोटिफाई टू द रजिस्ट्रार, and the registrar may refuse to register a change of name if it resembles another trade union's name। अगर रजिस्ट्रार मना करता है इस बेसिस पे कि वो नेम ऑलरेडी टेकन है, या फिर वो दूसरी ट्रेड यूनियन, या फिर कुछ गलत मतलब नाम में कुछ गड़बड़ी है, तो उस सिनारियो में आप कुछ नहीं कर सकते। इफ टू ट्रेड यूनियंस अमालगमेट दे मस्ट ऑफिशियली इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार, बट रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ensuring transparency and legal compliance। Now, the section streamlines the process, updating the registrar about changes in the trade union structure and identity. Dissolution, section 27. If a registered trade union is dissolved, एक registered trade union है वो dissolve हो रही है, वो खत्म हो रही है, a notice must be served टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास एक नोटिस जाएगा, उसे बताया जाएगा, पता चले वो रजिस्टर कर करके ट्रेड यूनियन को कर रहा है और उसे पता ही नहीं है कौन खत्म हो रही है कौन नहीं है, कौन एग्जिस्ट भी कर रही है नहीं कर रही है, उसके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रार साइंड बाय द 7 मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी, तो रजिस्ट्रार के पास एक नोटिस होना चाहिए जो कि 7 मेंबर्स है उसके, उससे साइन होना चाहिए, और सेक्रेटरी से भी ट्रेड यूनियन के। द रजिस्ट्रार कैन रजिस्टर द डिसोल्यूशन, फिर रजिस्ट्रार जो है वो डिसोल्यूशन भी रजिस्टर करेगा अगर उसको लगता है कि जो भी प्रोसेस है आपने डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसे आपने अच्छे से फॉलो किया है, और ऑफ कोर्स जो मेंबर्स है आपके पूरे ट्रेड यूनियन के वो भी इस चीज के लिए अगेंस्ट नहीं है, वो भी चाहते हैं कि ठीक है ट्रेड यूनियन डिसॉल्व कर दो।
एग्जाम्पल, इफ अ ट्रेड यूनियन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, अब डिसॉल्व होने का एक वन ऑफ द रीजन की कोई ऑब्जेक्टिव था ट्रेड यूनियन का, उन्हें कोई लॉ था पास करवाना था या कुछ भी ऐसा था, और इस चीज के लिए वो बनी थी, और अब उसने वो ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया और अब वो सोच रही है कि अब हम डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, लेट्स एंड दिस ट्रेड यूनियन नाउ। तो वो डिसोल्यूशन प्रोसेस को पूरा करके रजिस्ट्रार को सारा इंफॉर्मेशन दे के इन्फॉर्म करके दे कैन डिसॉल्व। ठीक है। Importance: dissolution must follow a prescribed process, ensuring fair distribution of funds and compliance with legal requirements. Now, case. In the case called Mukund Iron and Steel Works Limited versus VG Desh Pandey, Bombay High Court, decide that if the official in charge, yani ki registrar of trade union, cancels or takes away a trade union's registration, the union has two choices. अगर एक रजिस्ट्रार कैंसिल या कर लेता है या फिर वो वापस ले लेता है एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन को, तो ट्रेड यूनियन के पास दो चॉइस है। फर्स्ट, इट कैन ईदर अपील द डिसीजन, अपील हमने पढ़ाई था अभी, अपील कर सकती है वो डिसीजन को, कि आप रिव्यू करो, आस्किंग फॉर सेकेंड लुक, आप इस डिसीजन पे जो रजिस्ट्रार ने डिसीजन लिया है इसको एक बार दोबारा चेक करो कि उन्होंने क्यों लिया और सही लिया या नहीं लिया, क्योंकि हमें पूरा डाउट है और ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। और इट कैन अप्लाई फॉर कंप्लीटली न्यू रजिस्ट्रेशन, और बजाय वो इन सब तामझाम कह सकते हैं कि उनको नहीं लग रहा कि हाँ हम बार बार जाके अपील करें कोर्ट में जाए, वो नया रजिस्ट्रेशन भी डाल सकते हैं अगर उनको लगता है कि हाँ हमारा सब कुछ सही है, बैकग्राउंड सही है, कोई इशू नहीं था, उसने पता नहीं क्यों हमारा ऐसे रोका है रजिस्ट्रेशन, तो वो खुद एक नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। तो ये दो चॉइसेस हैं एक यूनियन के पास, इस अकॉर्डिंग टू द केस। इफ द अपील इज सक्सेसफुल, अगर अपील सक्सेसफुल होती है तो इट मीन्स द ट्रेड यूनियन स्टेज ऑफिशियल लिस्ट एज नथिंग हैपेंड, और तो ट्रेड यूनियन को उसकी रजिस्ट्रेशन वापस मिल जाएगी और ऐसा रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, उसे अपनी लीगल आइडेंटिटी वापस मिल जाएगी। बट इफ दे गो, अगर वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू डेट, न्यू अप्रूवल इज गिवन, तो सब कुछ नया होगा, एकदम स्क्रैप से उनको पूरा प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा। Here is the catch. Once the registrar cancels the registration, they can't change their mind or take it back. जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रेशन जब अपनी तरफ से कैंसिल करता है तो वो अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता, उसे वापस नहीं ले सकता है अपने डिसीजन को। इट्स लाइक अ फाइनल डिसीजन दैट कांट बी अनडन। This rule gives trade union a way to challenge decisions they don't like. तो इससे क्या होता है, अब रजिस्ट्रार ने अपना एक्शन कर दिया, वो अंडू नहीं कर सकता। अब ट्रेड यूनियन के पास क्या पावर है कि वो अपील कर सकती है, करना चाहे तो। ठीक है। एंड ईदर गेट बैक टू देयर स्टेटस, और अगर वो फ्रेश करली स्टार्ट भी करना चाहे नए रजिस्ट्रेशन, तो वो भी उसका ही अपना चॉइस है। आई होप आपको केस अच्छे से समझ आ गया होगा और ये वीडियो भी समझ आ गई होगी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपके डाउट्स हो, कोई सजेशन हो, एंड सब्सक्राइब, प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियोस अच्छे से पसंद आ रही है, समझ आ रही है, या फिर कोई वो भी आपका कि आपको कुछ ओपिनियन देना है कि मैम आप ऐसे नहीं ऐसे समझाइए, या फिर आप ये चीजें भी ऐड कीजिए, तो फॉर श्योर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन रख सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।